like to welcome a truly inspiring personality, Mr. Dinesh Sarma sir. With 36 years of teaching experience, he has guided countless students and continues to inspire many. His dedication has earned him several prestigious awards, including the Dr. Radhakrishnan National Teachers Award in 2008 and NDMC Best Teacher Award in 2015 and many more. Beyond teaching, he has contributed to Total Literacy campaign and provided free coaching to underprivileged students, proving that a great teacher not only educates but also uplifts the society. Sir is also a table tennis champion, winning multiple tournaments, showing that excellence is not just in studies but in every aspect of life. Today, we are lucky to have him here at Prarambh SSC, where he will guide and motivate us for preparing SSC and government jobs, a dream for many aspirants. And on a personal note, I feel privileged to introduce him as he was my mathematics teacher. His way of making learning easy and fun has left a lasting impact on me, and I'm sure many of his students feel the same, just like Ishita. So now I would like to call Mr. Krishan Kumar Sani sir for honoring Dinesh sir. So now I would like to hand over mic to Mr. Dinesh sir. Thank you, Ishita, and thanks, Sani sir, for calling me to motivate you students. I think mic is not needed. Or Yes, sir. You're working. hello. Yes. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. I am first time after my retirement. I have come here to motivate you all. In school life, for before the 12th exams, 10th exams, we used to call the students to the hall and motivate them for the board exams and give them tips before going for the first exams. 10th is your first exam. I think all are students of class 10th onwards or below 10th also. 10th onwards. So first exam you have all given, 10th, that is called the first basic exam, board exam. तो पहले तो आप लोग को इतना आइडिया नहीं होता बोर्ड में क्या होगा, कैसा होगा, और फर्स्ट टाइम देने के बाद तो फिर वो होता ना, डर निकल जाता है, राइट? उसके बाद सोचते चलो बोर्ड तो हमारा हो गया शुरू, अब 12th में बारी आएगी हमारी। तो आपने देखा होगा 10th में भी बच्चे कौन अच्छा करते हैं, जो फर्स्ट डे से ही सीरियस होते हैं, राइट? पहले दिन से आपका फोकस यदि क्लियर हो कि मुझे बोर्ड में 60 मार्क्स लाना है, 70 लाना है, अच्छे मार्क्स पास होना है, सबका अलग अलग टारगेट होता है। जितने यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं, सबका टारगेट अलग अलग होगा, सारों का सेम नहीं हो सकता, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर डिफरेंट। एक घर में 2 बच्चे होंगे, उनका भी दोनों का अलग अलग टारगेट होगा। एक यदि आईएएस है तो जरूरी नहीं दूसरा भी आईएएस बनेगा, और एक यदि पेरेंट्स आपके सब्जी वाले हैं, वेंडर हैं, शॉप चलाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा भी उनका शॉप ही चलाएगा। पहले ये ट्रेंड था, कुछ ऐसे हेरिडिटी होता है कि एक बच्चा, जैसे कई उसमें होता है दर्जी है तो उनके बच्चे भी दर्जी बनते हैं, ट्रेडिशन पुराने ज़माने में ऐसा होता है, लेकिन आजकल सब चेंज हो गया। आपने खुद पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, रिक्शा पुलर का बच्चा आईएएस बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिटर्मिनेशन है, उसको पता है स्कूल घर से मुझे कुछ नहीं मिलना है, जो करना है मुझे खुद ही करना है। फीस के पैसे नहीं होते बच्चों के पास, खाने के लिए भी दिक्कत है, नोटबुक नहीं है, बुक्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से अरेंज करके, अब वो ये ना जिसके मन में चाहत हो वो कहीं ना कहीं से उसके लिए रास्ता निकल आता है। अब हमारे यहाँ भी देखा है, स्कूल्स में भी होता है, कई पता नहीं इनको पता होगा नहीं, मालती मैडम एक म्यूजिक टीचर होती थी,
तो बच्चों की फीस तक वो अपने उससे देते थे, अपनी पॉकेट से। जैसे हम लोग ने भी किया है कई बार, कोविड के टाइम में बच्चे दूर हैं, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड फीस होती है आजकल तो काफ़ी हो गई है, पहले कम होती थी। अब बच्चा मिले ही नहीं है, वो कलकत्ता बैठा है, अब फीस कल लास्ट है, जमा करना है, तो कहाँ से करेंगे? वी हैव टू पे देयर फीस। बच्चे का 1 साल तो वेस्ट नहीं कर सकते। तो जो आपके टीचर्स हैं वो सबसे ज़्यादा आपके वेल विशर हैं, आपके पेरेंट्स हैं। आप लोग कई बार गुस्सा भी करते होंगे पेरेंट्स के लिए कि बोलते रहते हैं जब देखो पढ़ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना? लेकिन आगे जाके बाद में 5-10 साल में आपको पता लगेगा पढ़ने की कीमत क्या है। अभी तो चल जाता है, चलो इतना आपका माइंड नहीं चलता है, लेकिन बाद में रियलाइज करते हो कि यदि हम उस टाइम पढ़ लेते तो क्या हो जाता हमारा। तो जरूरी नहीं है कि एक ये कंसेप्ट आप लोग के दिमाग से निकालना कि जरूरी नहीं आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तभी आप पढ़ सकते हो। कईयों की ये थिंकिंग होती है कि नहीं हमारे मदर तो अनएजुकेटेड है तो हम कैसे पढ़ लेंगे, फादर को नहीं आता कैसे कर लेंगे हम। लेकिन ये अब मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। हमारे फादर मेरे पहले उस टाइम पुराने ज़माने में होता डिप्लोमा कोर्सेज, अब भी चलते हैं, पॉलिटेक्निक होते थे। उसके बाद वो करने के बाद 3 साल का पॉलिटेक्निक होता था आफ्टर 10th, जैसे यहाँ पूसा इंस्टीट्यूट है पॉलिटेक्निक का। उसके बाद आपका गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। तो फादर मेरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं, जहाँ पे एमुनेशंस और ये होते हैं, वहाँ पे काम करते थे। शुरू किया था उन्होंने करियर। और मदर मेरी 3rd क्लास पास होंगी शायद, या ना भी हो, साइन बस कर लेते थे। तो मतलब फैमिली हमारी ऐसी थी कि, लेकिन फादर की भी अर्निंग कुछ ज़्यादा नहीं थी, मीडियम लोअर क्लास ही लगा लो। गवर्नमेंट फ्लैट मिल ही जाता था पुराने टाइम में। और मैं 2 भाई और 1 बहन थे फैमिली में। एक सिस्टर थी मेरी सबसे बड़ी, उसके बाद एक ब्रदर था और मैं सबसे छोटा था। तो अपने उससे ही पढ़ पढ़ के हम लोग ने, जबलपुर सुना होगा मध्य प्रदेश में, वहाँ से स्कूलिंग मैंने शुरू की थी। और सिस्टर मेरी शी इज़ MBBS क्लियर किया उन्होंने, शी इज़ डॉक्टर, और MD भी किया उन्होंने। और भिवानी सुना होगा, हरियाणा में भिवानी है, बंसीलाल के लिए, वहाँ पे भारद्वाज नर्सिंग होम है। जो जीजा जी है मेरे, ही इज़ आल्सो सर्जन, उनके बच्चे भी सब डॉक्टर हैं। अपनी मतलब खुद पढ़ पढ़ के 24 आवर्स टोटल होते हैं एक दिन में, तो 20 आवर्स तक मैंने उनको देखा पढ़ते हुए, 20 घंटा पूरी किताब याद हो जाती थी उनको। बायो ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स में तो चलो आपका प्रैक्टिस चाहिए, उसमें बायो में तो आपका क्रैमिंग बहुत चाहिए। जो मेडिकल बायो से रिलेटेड है, केमिस्ट्री बायो में आपको एक एक लाइन यदि याद हो जाए तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो उनको 20 घंटे पढ़ने की प्रैक्टिस थी। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उन्होंने, MBBS का सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम होता था PMT का एग्जाम, प्री मेडिकल टेस्ट, मध्य प्रदेश में। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने 9th पोजीशन आई थी उनकी पूरे मध्य प्रदेश में, MP में। और कोई उस टाइम ट्यूशन नहीं होता था, खुद पढ़ना है, सेल्फ स्टडी। 2 कमरे का मकान होता था हमारा। तो कभी कोई गेस्ट आ गया तो वॉशरूम में बैठ के भी पढ़ते थे। ये हालत देखिए। मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम, 3rd-4th क्लास में होगा, तो इतना मैंने देखा हुआ है। ब्रदर मेरा अभी तो डेथ हो गई उनकी, उन्होंने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे वो, महाराष्ट्र में। और उस टाइम होता था हायर सेकेंडरी, 11th का एग्ज़ाम होता था, जैसे अभी 12th का होता है। स्कूलिंग 11th तक होती है, उसके बाद आपका 3 इयर्स ग्रेजुएशन होता है। तो हायर सेकेंडरी में उनके 75% मार्क्स आए थे। ये 75 की बात बता रहा हूँ, 1975 की। 75% में उनको नेशनल स्कॉलरशिप मिली थी गवर्नमेंट से। नेशनल स्कॉलरशिप मीन्स आप ग्रेजुएशन तक कोई आपको फीस नहीं लगेगी, आपकी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट विल गिव ऑल द फीस, ट्यूशन फीस आपका वेव ऑफ है सारा। तो 75 में उन्होंने हायर सेकेंडरी की। उसके बाद 7 कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। DC, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ पिलानी,
और जितने कॉलेज थे, और सातों जगह उनकी कॉल आ गई थी। फिर लास्ट में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ पिलानी, वहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वो कोर्स किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तीसरा मैं था, तो मैं पढ़ने में इतना शौक नहीं था मेरा। 10th में भी 51% मार्क्स आए थे, लेकिन खेलने का शुरू से शौक था। बैडमिंटन, टेबल टेनिस में सब रीजनल मीट खेलने गया था, फिर उसके बाद रीजनल भी खेला है बैडमिंटन। फिर मार्क्स भी 50 आ गए, चलो साइंस ले ली, क्योंकि बाकी सारे साइंस वाले थे, ब्रदर और सिस्टर। फिर 12th किया किसी तरह, 12th में भी 50, 65 ऐसे मार्क्स आए थे। लेकिन उस टाइम कोई मारा मारी नहीं होती थी कि बीएससी नहीं मिलेगी, बीए एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन के कॉलेज आराम से मिल जाते थे, तो बीएससी कर ली। बीएससी भी मेरी 60% आ गया था फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएशन में। उसके बाद एमएससी किया मैंने मोदी नगर से, MM कॉलेज मोदी नगर, मैथमेटिक्स से। उसमें फिर मैंने 80% मेरे मार्क्स आए एमएससी में। तो कहने का मतलब ये है कि ट्यूशन, लेकिन ट्यूशन कभी नहीं लगाई, सेल्फ स्टडी। और आजकल तो ट्यूशन का फैशन ही हो गया है ना। मेरे को नहीं लगता कोई बिना ट्यूशन का बच्चा होगा, सब ट्यूशन पढ़ते हैं। तो ट्यूशन जब आप इफेक्टिव है जब आप सेल्फ स्टडी भी टाइम दे रहे हो। सेल्फ ट्यूशन 1 घंटा पढ़ोगे तो आपको 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी चाहिए, ये आप मानते हो ना, क्योंकि वहाँ का काम, फिर स्कूल का काम, फिर आपका पर्सनल जो आपको करना है, जो पढ़ना है कल टीचर पढ़ाएगी उससे 1 दिन पहले आपको रिवाइज थोड़ा पढ़ोगे, उसके बारे में नॉलेज लोगे, तब तो आपका ठीक चलेगा एटमोसफियर। और यदि आप सोचो कि नहीं ट्यूशन के भरोसे पे आप करेंगे तो वो नहीं हो सकता। तो यू आर वेस्टिंग योर मनी एंड एनर्जी, पेरेंट्स को आप बेवकूफ़ बना रहे हो। मोबाइल फ़ोन से दूर रहो। मोबाइल फ़ोन जब पढ़ना है तो मोबाइल को अलग ही रख दो, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा टाइम रखो, हाफ एन आवर 1 आवर कि उसमें आप मोबाइल पे जो करना टाइम पास आप कर सकते हो अपना। यूट्यूब भी देख सकते हो, आजकल तो ट्यूशन यूट्यूब पे ही चलते हैं, लेसन्स आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो अपना टाइम टेबल आपको खुद पहले बनाना पड़ेगा। सेकंड, ये तो मैंने अपना बता दिया। उसके बाद एमएससी के बाद फिर एमएससी करते ही साथ स्कूल्स में जॉब मिल गई मुझे। मोदी नगर में स्टार्ट किया था मैंने 750 रुपीज़ से। अभी भी याद है, फर्स्ट जॉब की थी 750 रुपीज़। उन्होंने बोला इतने आपको मिलेंगे, बोला ठीक है चलो घर में बैठे हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद बीएड भी मैंने, फिर उस टाइम होता था करेस्पॉन्डेंस कोर्स से बीएड कर लेते थे। साउथ में कोई यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से सब बीएड कर लेते थे। उसके बाद फिर जॉब आपके सिक्योर्ड हो जाते थे। एमएससी के बाद भी, लेकिन आप लोग ग्रेजुएशन के बाद भी उस टाइम विदाउट बीएड यू कैन बिकम ए टीचर। जैसे आप बीएड कंपलसरी हो गया, एनटीटी हो गया, जेबीटी हो गया, उसके बाद आप कर सकते हो। उस टाइम सेकेंड डिवीजन वाला भी, हाई सेकेंड डिवीजन है आपका, तो यू कैन बिकम टीचर। केवी में भी आपको नौकरी मिल रही थी। केवी में भी एमएससी के बाद डायरेक्ट आप जॉब लग जाती थी। उसके बाद 2 साल के अंदर आपको बीएड करनी होती थी। एक टाइम फ्रेम देते हैं कि यू हैव टू कंप्लीट योर बीएड विद इन 2 years। तो पहले एजुकेशन और इतनी मारा मारी नहीं थी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब आप लोग देख रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब्स तो लगभग ख़त्म ही है। जो बचा है वो सिर्फ जो ये करा रहे हैं कोचिंग, एसएससी के एग्ज़ाम्स जो हैं, वही एक आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा रहे हैं। तो मेन तो पढ़ने का फोकस आपका क्लियर होना चाहिए। अब अपने बच्चों का बताता हूँ मैं। मेरा बेटा है सबसे बड़ा, 10th में ही गॉट 98%। 98% उसके मार्क्स आए थे। गीता रतन जिंदल पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, रोहिणी, सेक्टर 7। लेकिन टाइम उसका फिक्स था हर चीज़ का। 2:30-3 बजे स्कूल से आना, खाना खाया 10 मिनट में, उसके बाद टेबल पे बैठना, और 9 बजे तक, 9 बजे टेबल से बंद कर देता था बुक्स। उसके बाद फिर किताब देखना ही नहीं 9 बजे के बाद, फिर टीवी खाना वाना खा के सोना। ये उसका फर्स्ट, मतलब बचपन से ही ये रूटीन था।
ना कभी ट्यूशन लिया, 10th में कोई ट्यूशन नहीं। मैथ्स तो मैं पढ़ा लेता, साइंस और मैथ्स 2 सब्जेक्ट हो गए थे, लेकिन हर सब्जेक्ट में उसके मार्क्स अच्छे आए। तो 98% इन दिल्ली ही वाज 4th-5th नंबर पे था दिल्ली में। उसके बाद 12th में भी उसके ही गॉट गुड मार्क्स, 95-96% था। फिर उसने इंजीनियरिंग मेडिकल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होता है, नीट जो आप बोलते हैं, नीट और ऑल इंडिया AI ट्रिपल ए इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है। मैथ्स और बायो दोनों था उसके पास। तो मैथ्स का उसने नीट बायो करके उसका 2100 रैंक था पूरे इंडिया का, मतलब मेडिकल सीट उसको गवर्नमेंट सीट ही वुड गेट, लेकिन नहीं ली उसने गवर्नमेंट सीट, वो नहीं लिए। इंजीनियरिंग में उसका जो आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, महाराजा अग्रसेन सुना होगा आपने, रोहिणी में कॉलेज है, आईपी का बेस्ट कॉलेज है, तो वहाँ उसने एडमिशन ले लिया। एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी एडमिशन हो गया था उसका सिविल ब्रांच में, वो भी छोड़ दिया क्योंकि घर से बाहर कभी निकले नहीं थे बच्चे। तो ये घर के पास ही था हमारा, 5 किलोमीटर के अंदर ही था रोहिणी से। तो ही गॉट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से किया उसने, और उसके बाद एसेंचर ज्वाइन कर लिया था उसने, गुड़गांव प्लेसमेंट हो गया था। नाउ इज इन लंदन, तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। लेकिन मार्क्स मैटर इतना नहीं करते हैं। 95%, 96, वहीं पे आपका 60 वाला भी बच्चा होगा। बाहर आजकल जो ट्रेंड है वो है आपकी कैलिबर, योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब जो ट्रेंड शुरू हो रहा है नया आप लोग की जनरेशन के लिए, वो है डिग्री इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज ओनली एसेंशियल क्वालिफिकेशन। मेन है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज। अब जैसे ये करीना है आपकी मैडम, ये अपना खुद ही सारा पढ़ के इसने, ये तो मैं भी हैरान हूँ सुन के कि वेब डिज़ाइनिंग और सारे कोर्सेज खुद कैसे पढ़ लेगा बच्चा विदाउट एनी टीचर। मतलब इतनी कैलिबर है, इतनी इसने पेशेंस है, इतनी हिम्मत है कि खुद इसने पढ़ के अब आप लोग को पढ़ा रही है। दैट इज़ वेरी हेड्स ऑफ टू यू करीना, कुछ ना कुछ तो करोगे तुम आगे। तो ये डिटर्मिनेशन है, ये आप लोग के लिए प्रेरणा है। मतलब ऐसे बच्चे भी होते हैं जो खुद अपने उससे ही खुद पढ़ते हैं, बिना टीचर के ही हो गए, तो मतलब खुद पढ़ के अपना पढ़ा रहे हैं। तो दैट इज़ वंडरफुल। और आजकल एसएससी का जो एग्ज़ाम, जैसे आप लोग कोचिंग ले रहे हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, तो कोई भी जॉब गवर्नमेंट की नीचे वाली भी ले लो तो ऐसी बात नहीं कि बेकार जॉब है। उसके बाद ये आपका फर्स्ट स्टेप है MTS का, मल्टी टास्किंग फोर्स है क्या बोल, सिलेक्शन, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद अपना नेक्स्ट आप कहीं भी राइज कर सकते हो, अपना पढ़ते रहो, कोई भी कोर्स करो, आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर आपकी जो अच्छी इच्छा है, जो जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसमें आप जा सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने बताया ना फादर डिप्लोमा होल्डर थे, तो उस टाइम ITI करके जॉब मिल जाती थी आराम से, गवर्नमेंट जॉब जैसे तो ऑफिस में। वहाँ पे एक थे, वो भी ITI कर रहा था आदमी ना, ITI करके उसने फिर बाद में जॉब में आने के बाद ITI किया, फिर उसके बाद EMI करते थे। एक तो बीटेक होता है रेगुलर और EMI होता है पार्ट टाइम। तो EMI का एग्ज़ाम क्लियर किया उन्होंने। उसके बाद क्लास 1 ऑफिसर का एक एग्ज़ाम होता है, UPSC लेती है, वो एग्ज़ाम क्रैक किया। मतलब फादर के ही सेक्शन में था, उनसे लोअर, फिर उनके बॉस बने वो, वही आदमी। डिटर्मिनेशन तो मतलब कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता लगता है। अपना हौसला बुलंद रखना है, मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो कुछ, कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, आप लोग कहीं भी जा सकते हो। अभी गूगल का कल परसों मैं पढ़ रहा था, उसमें आया था केवी की एक टीचर, आप लोगों ने शायद देखा होगा, आफ्टर रिटायरमेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर थी। उसके बाद उसने टेबल टेनिस खेलना शुरू किया और यूपी नंबर 1 बने 1 साल के अंदर ही।
और अभी नेशनल मैं भी खेलने गया था इंदौर, तो वहाँ भी वो आई थी लेकिन मेडल नहीं मिला था उसको। बहुत कंपटीशन उसने जीते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब आप लोग तो यंग हो, हम लोग भी अब 2 महीने मैंने प्रैक्टिस की थी। नेशनल दिल्ली स्टेट में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं दिल्ली को रिप्रेजेंट किया मैंने इंदौर में। लास्ट वीक अभी 21 को वहाँ से आया मैं इंदौर से। तो फर्स्ट मतलब मेरा था नेशनल खेलने का। और ये मैंने पहले ही अनाउंस किया था मैंने स्कूल में भी कि इस बार मेरे को टीवी पे देखोगे आप लोग नेशनल में। और वो टीवी में लाइव टेलीकास्ट मेरा मैच हुआ था। तो डिटर्मिनेशन था कि कुछ करना है इस बार। तो आप लोग भी डिटरमाइन हो, अपनी मेहनत करो, तो मुझे नहीं लगता कोई आप पीछे रह जाओगे कहीं। गवर्नमेंट जॉब के आपके तो खुद ही जॉब दे सकते हो। जैसे मोदी जी आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं यू शुड बिकम एंटरप्रेन्योर। जॉब देने वाले बनो, जॉब लेने वाले नहीं, देने वाले। तो जब जागो जब सवेरा। जितनी कहावत है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इतनी प्रैक्टिस करो। मैथ्स, अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो एसएससी के मेन है, रीजनिंग, इनमें तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 1-2 सेकंड में आपके आंसर निकल जाते हैं। बचा मैथ्स, मैथ्स में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो लास्ट मतलब उसमें भी होता है कौन सा लेवल पहले करना चाहिए हमें, जो जिस पे आपके ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जो आप डायरेक्ट आंसर स्ट्राइक करते हो। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसमें तो कुछ सोचने का है ही नहीं। डायरेक्ट रीजनिंग में भी 2-3 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है। सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगता होगा। तो जो है उसमें टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो प्रैक्टिस मैडम तो कराती हैं आपकी, खुद भी सैम्पल पेपर, मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करो। और दूसरे जो कंप्यूटर कोर्सेज हैं आजकल, यहाँ पे काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। अभी मैंने देखा है वेब डिज़ाइनिंग है। इतना कंप्यूटर, आपकी नॉलेज कभी ख़राब नहीं होती, बेकार नहीं होती है। चाहे आपको यूज़ ना करना हो इस टाइम, लेकिन कभी ना कभी उसको आप कैश कर लोगे। आप आगे जाके पता नहीं कहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़ जाए, किस चीज़ की ज़रूरत पड़े। जैसे एसएससी एग्ज़ाम इसमें होता है आपका, उसमें कई कैडर होते हैं ना। आईटी में जाते हैं आप लोग, इनकम टैक्स में सीजीएल होता है सर, सीजीएल सीपीयू पुलिस, दिल्ली ग्रेजुएशन पुलिस लेवल का जो होता है। दिल्ली पुलिस के भी होते हैं। दिल्ली पुलिस के भी बच्चों को मैंने काफ़ी पढ़ाया है। तो दिल्ली पुलिस उसमें भी ज़्यादा मतलब इतना मुश्किल 10th लेवल का ही आता है। 12th तक का आता है सर। आप हाँ, 12th तक का आता है जी। तो बेसिक क्वेश्चन एंड टाइम एंड वर्क के हैं, एज वाले प्रॉब्लम्स हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, परसेंटेज वाले हैं, रेशियोज हैं, रेशियो प्रोपोर्शंस हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही, एचसीएफ एलसीएम है। अब आप कुछ है, जैसे आप बोलो एक घड़ी में एक है ना कुछ क्वेश्चंस, एलसीएम एचसीएफ के पता कैसे लगेगा कि एलसीएम का क्वेश्चन है एचसीएफ का है? उसकी भी ट्रिक होती है। एक बेल बजती है आपका 2 सेकंड के बाद, दूसरी बेल बजती है 4 सेकंड के बाद, तीसरी 5 सेकंड के बाद। अब तीनों बेल एक साथ कितने टाइम के बाद बजेंगे? ये एचसीएफ का है, एलसीएम का क्वेश्चन है। एक बेल बज रही है 2 सेकंड के बाद, ठीक है। दूसरी बेल बज रही है 3 सेकंड के बाद, और थर्ड बेल बज रही है 4 सेकंड के बाद। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो तीनों एक साथ कब बजेंगी? 2 से कम में तो बजेगी नहीं, 2 में भी नहीं बजेगी, उससे ज्यादा में बनेगी ना। तो ज्यादा में क्या होता है? एलसीएम। ऐसे याद रखो, एचसीएफ में आंसर कम आएगा या उतना आएगा जो उसमें लोएस्ट होगा, और एलसीएम में उससे ज्यादा आता है हमेशा आंसर। तो एलसीएम निकालना है। ये सीधा फंडा होना चाहिए क्लियर, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन हैं। एज वाले प्रॉब्लम्स हैं, ये तो कराती है ना। तो मेहनत करो, बस मेहनत जरूरी है हर चीज के लिए। आपको डिटर्मिनेशन, सोचो कि करना ही है, मुझे इस साल तो निकालना ही है। बाय एनी हुक एंड क्रुक रात भर बैठे रहो, 10 घंटे 15 घंटे पढ़ो बैठ के, ठीक है। पेरेंट्स को भी बोलो कि मुझे करना है, तो वो भी खुश हो जाएंगे। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। अब कैसे वो लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं,
मेहनत कर रहे हैं। आपके फादर मदर भी खाना बनाती है आपके लिए, तैयारी करती है, आपको सुबह उठाती है स्कूल जाने के लिए। इशिता की मदर तो मुझे जानते हैं कितना, मतलब उसकी बोर्ड एग्जाम में शायद कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी ना, हॉस्पिटल में थी, क्या था मदर, हार्ड वर्किंग हैं? मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद देखो इसके बोर्ड एग्जाम थे उस टाइम। मतलब काफी इतना कठिन समय में भी इसने बोर्ड एग्जाम दिया, मदर को भी देखा, तो बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए। तो आप लोग अच्छे बच्चे हो, मेहनत करते हो, लेकिन एग्जाम भी आपको क्रैक करना है, ठीक है? तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और जो आपके टीचर्स हैं, जो इंस्टीट्यूट आपको सिखा रहा है, उनको तो खैर काफ़ी खुशी होती है, एक्स्ट्रा मेहनत भी करते हैं वो आपके लिए, ठीक है? 12th के बाद आपका टीचिंग जॉब में आपको आना है तो NTT का एग्ज़ाम होता है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, फिर JBT है आजकल, और वो कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको मतलब घर बैठे भी आप घर में तैयारी करो, या उनके दूसरे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपकी क्लास अटेंड करेंगे, एग्ज़ाम आपका और कहीं होगा। जैसे रोहतक यूनिवर्सिटी है, CRSU यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपको JBT कराती है, NTT का है। और आजकल क्योंकि KV में बहुत पोस्टें आने वाली हैं NTT की, जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू होने वाली है, हो गई है, तो बिफोर फर्स्ट क्लास 2 साल का नर्सरी के बच्चों के लिए NTT का कोर्स मस्ट है आजकल। उनकी गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली पक्की है समझो, तो उसकी तरफ भी ध्यान रखना। जो मतलब चाहते हैं कि उसमें घुसना टीचिंग कैरियर में, उनके लिए तो बेस्ट है JBT NTT। और स्पेशल एजुकेशन एक होता है, स्पेशल एजुकेशन, B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन, NTT इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन होता है जो डिफरेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, किसी बच्चे को मतलब प्रॉब्लम है चलने में, सुनने में, तो उनके लिए कोर्सेज हैं। जो स्पेशल एजुकेशन B.Ed कर लेगा वो नॉर्मल B.Ed में भी आ सकता है, मतलब जैसे नॉर्मल स्कूल्स हैं वहाँ भी आपको जॉब मिल सकती है, और स्पेशल में तो मिल ही सकती है। तो उनके लिए 2 मतलब ऑप्शन हो गए ना, 2 कैरियर ऑप्शन आ गए, नॉर्मल स्कूल्स भी आ गए, डिफरेंटली चैलेंज स्कूल्स में भी आप जा सकते हो। तो इसलिए कैरियर ऑप्शंस आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, और उससे पहले आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है। 12th में अच्छे मार्क्स लाओ, 10-12 के बेसिक मार्क्स हैं वो तो आपको लेने ही है। कहीं भी जाओगे इंटरव्यू में भी आपको सबसे पहले वही देखते हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, 12th में आपका कितना था, 10th में क्या था। 10th के मार्क्स के बेस पे आपको 11th में एडमिशन मिलता है, 12th के बेस पे आपको, अब तो खैर एग्ज़ाम शुरू हो गया इसका ग्रेजुएशन के, लेकिन कई बाहर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके मार्क्स देख के लेती है 12th के एग्ज़ाम्स पे, क्योंकि सब जगह CU तो चल नहीं रहा। जैसे यूपी है, हरियाणा है, वहाँ पे आपके 12th के बेस पे एडमिशन आपको मिलता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम में। और कंप्यूटर कोर्सेज भी जैसे अभी देखा, तीनों स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग डिसाइड हो जाता है। जैसे जो बच्चे कॉमर्स के हैं उनका फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस से रिलेटेड आप करोगे, साइंस वाले जो हैं वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए डिप्लोमा कोर्सेज हैं। कंप्यूटर, क्योंकि आजकल बिना कंप्यूटर के तो काम चलेगा ही नहीं। जैसे हम लोग भी कोविड के टाइम में थे, कंप्यूटर नहीं आता तो हम लोग भी क्या पढ़ा ही नहीं सकते थे स्कूल में। ऑनलाइन क्लासेस जो ली हैं हम लोग ने, एग्जाम्स क्लासरूम ऐप के एग्जाम्स भी हुए, MCQ बेस्ड, मतलब कुछ ना कुछ बिजी तो रखा है। मेन ये था, इतना काम तो नहीं हुआ, लेकिन बिजी रखने का तरीका ऑनलाइन ही था बस। ऑफलाइन जब चल नहीं रहा तो और क्या कर सकते हैं। 2 साल नहीं तो आप लोग टच में नहीं रहते तो और बेकार हो जाता है, सब भूल जाते हैं, दिमाग में कुछ रहता ही नहीं। तो इसीलिए सेल्फ प्रैक्टिस अच्छे से करो, अपने टीचर्स का पूरा फायदा उठाओ। अपने खुद पढ़ोगे तो क्वेश्चंस पूछोगे उनसे, यदि नहीं पढ़ोगे तो अब ये तो क्या करेंगे। यदि आप हाथ कुछ पूछोगे तो बताएंगे, यदि आप बोलोगे हाँ मैडम आ गया, तो क्रॉस क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तो इनको भी नहीं समझ में आएगा ना कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। 20 बच्चों में एक भी हाथ ऊपर करेगा बच्चा कि हाँ मैडम आ गया समझ, तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। क्लास में भी ऐसे ही होता है, लेकिन चेहरा देख के हम लोग को पता लग जाता है किसको आया समझ में, किसको नहीं आया। तो इसीलिए
मेन अपना फोकस क्लियर होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट जिसने नहीं बनाया है, अपना आज से रूटीन सेट करो कि इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे घंटे मुझे पढ़ना है, इतने घंटे टीवी देखना है। सारा मतलब टाइम टेबल आपका ड्यूरिंग एग्जाम तो होना चाहिए, वैसे भी आपका रूटीन सेट होना चाहिए। मानते हो ये जरूरी है? किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बचपन से ही मतलब सेट हो जाता उसका कि मुझे ये करना है। आजकल 10th से पहले ही बच्चा सोच लेता है कि मुझे आईएएस करना है, तो आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हैं। अब आर्ट्स हम लोग को देते किसको है? जो साइंस जो नहीं ले सकता है, कॉमर्स नहीं ले सकता है, उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटीज ले लो। लेकिन कई बच्चे हैं बोले नहीं हमें तो साइंस मिल रही है, नहीं साइंस नहीं लेनी, आर्ट्स ही लेनी है। उनका पहले ही दिमाग क्लियर होता है कि मुझे आईएएस करना है, एसएससी एग्जाम करना है। आपका कंपटीशन में हिस्ट्री ज्योग्राफी यही मेन आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेन जो कॉम्पिटिटिव लेवल में है हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ साइंस बेसिक। ये बेसिक नॉलेज के लिए आपको 9th-10th का जो आपका सिलेबस है, आईएएस भी जो तैयारी करते हैं एसएससी का, वो भी 9-10 से पढ़ना शुरू करते हैं। कई तो 6 से शुरू कर देते हैं बेस क्लियर करने के लिए। तो साइंस मैथ्स एसएसटी ये 3 सब्जेक्ट आपका हर एग्जाम को क्लियर करेंगे। ये उनका वो है, क्या बोलेंगे, दे आर द ये आपका बेसिक वो है, विटामिन मिनरल्स तीनों। ये आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप फिर तो कोई भी एग्जाम देते रहो, आप कहीं ना कहीं निकल ही जाओगे। इनकम अच्छा, एक जगह घुसने के बाद भी आपका कैलिबर, अब जैसे हमारे फ्रेंड है उनका बेटा, वो भी मेरे से पढ़ा हुआ था 6, 7, 8 में, उसने एसएससी सीजीएल क्लियर किया, तो आईटी इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में हो गया उसका सिलेक्शन, ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उसने ही बस उसने बीटेक किया हुआ था पहले कंप्यूटर साइंस से, तो उसके उनके डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं, वो क्लियर किया। फिर इनकम टैक्स ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ उसका, लेकिन वो भी उनका टाइम फ्रेम होता है, इतने साल में आपकी वैकेंसी आएगी तब आपको प्रमोशन मिलेगी। लेकिन उसका एग्जाम उसने पहले ही क्लियर कर लिया, तो जब सीट मिलेगी ही विल बिकम इनकम टैक्स ऑफिसर। उसके बाद फिर अब वो सीबीआई में वैकेंसी आई, ऑन डेपुटेशन सीबीआई में चला गया, तो वहाँ भी आपका स्कोप मिलता है आपको रेस होने में। वहाँ के डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करते रहो और ऊपर पहुँचते रहो। ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर में है, नीचे से शुरू करके आप पीओ का एग्जाम क्लियर करो, प्रोबेशनरी ऑफिसर का। लैंग्वेज उसके लिए मस्ट है, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश। तो कैरियर तो बहुत है, मेहनत जरूरी है, लेकिन हर कैरियर के लिए मेहनत। तो कंप्यूटर का तो है ही आपका बेस, मास्टर मतलब को आजकल तो बेसिक सब्जेक्ट कौन सा हो गया? कंप्यूटर, एक्सेल, एमएस वर्ड, ये आपको नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। नई जनरेशन जो है उनके लिए तो बहुत जरूरी है, नई नई चीजें आ रही हैं और चेंज होता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा है। पहले सीडी होती थी, है ना, अब पेन ड्राइव आ गई, अब आगे पेन ड्राइव का भी कुछ आ जाएगा रिप्लेसमेंट। तो आपको भी इस हिसाब से अपना चेंज होते रहना है, यू हैव टू चेंज। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सर आपको टीचर ही बनना था बचपन से, या आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिली तो आप टीचर बनने के सोचे? हाँ, ये जैसे मैंने अभी बताया ना, माय सिस्टर इज डॉक्टर, ब्रदर इंजीनियर, तो तीसरा ऑप्शन टीचिंग का ही है। तो थर्ड टीचिंग का या एलएलबी का सोच रहा था, वकील। फिर उसमें सबने बोला नहीं ठीक नहीं है वकील का, टीचिंग वाला ठीक है। और टीचिंग कैरियर आजकल बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ आपका सैलरी बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट जॉब भी आपका। लेकिन इस टाइम टीचिंग इज नॉट गुड, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही है टीचिंग में, गवर्नमेंट भी नहीं ले रही है, पोस्ट नहीं निकाल रही है, केबी में भी नहीं हो रहा, और प्राइवेट स्कूल्स आर नॉट पेइंग एनीथिंग। 20 से 25 हज़ार के बीच में दे रहे हैं टीचर को।
मेरी बेटी है, शी इज MSc बायोटेक, B.Ed भी किया हुआ है। DAV में उसने 1 महीना पढ़ाया, तो शी वॉज गेटिंग 25,000। डेजिग्नेशन PRT का था, बट शी वॉज टेकिंग 9th-10th क्लास। मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं स्कूल वाले। तो गवर्नमेंट जब तक पोस्ट नहीं, KV में जैसे अभी अच्छा है, KV में आप निकल जाओ तो जैसे मैं बताया NTT का स्कोप आजकल बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत जॉब्स निकलेंगी इनकी NTT की, क्योंकि प्री नर्सरी जब से शुरू किया है इन्होंने, KV में इम्प्लीमेंट कर दिया लास्ट ईयर से। अभी कॉन्ट्रैक्ट पे वो टीचर्स ले रहे हैं, 1-2 साल में शायद परमानेंट टीचर्स भी रिक्रूट करना शुरू हो जाएगा। तो KV है, नवोदय स्कूल्स हैं, नवोदय स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ भी आपका सिलेक्शन रिटन एग्ज़ाम के बेस में था। डॉटर ने मेरा नवोदय में 4 महीने काम किया था कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वहाँ भी बहुत अच्छा है उनका। 24 आवर्स टीचर्स के अंडर सुपरविजन में आप काम करते हो, और रात को भी क्लासेस होती है उनकी। मतलब घर जैसा एटमॉस्फेयर है, आप फ्री नहीं रह सकते हो। हॉस्टल में भी टीचर आ जाता है पढ़ाने के लिए, क्या पढ़ा बताओ, क्लासेस होती है रात को 8 बजे। जैसे वहाँ पे बच्चे कौन से जाते हैं, जो लोअर वाले गांव के जो अच्छे बच्चे होते हैं, क्योंकि रिटर्न एग्जाम होता है उसका नवोदय का। हर एरिया में एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल्स हैं इनके नवोदय, तो दे आर आल्सो गुड। दिल्ली में भी है एक, सोनीपत की तरफ है, मुंगेशपुर साइड। तो अब तो आपकी स्टेज ऊपर आ गई 11th-12th में, तो लोअर 6th 7th 8th में एडमिशन मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। फीस बहुत कम है उसमें, नॉमिनल फीस होती है। दे आर मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MHRD के अंडर आते हैं। हॉस्टल्स अच्छे हैं उनके, खाना पीना बहुत अच्छा है वहाँ पे, और फैसिलिटीज़ तो काफ़ी अच्छे हैं। और जो बच्चा निकल जाता है वहाँ से पास आउट, तो कुछ ना कुछ IAS या IPS मतलब अच्छे उसमें पोस्ट में जाता है। तो टीचिंग इसलिए हमारा, आई टुक टीचिंग करियर। हाँ जी इशिता। सर, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? गवर्नमेंट एग्जाम तो मुझे देना ही नहीं पड़ा, क्योंकि उस टाइम हमारे इंटरव्यू बेस पे एडमिशन नौकरी मिल जाती थी। अब जाके इन्होंने एग्जाम शुरू किए हैं, तो पहले डायरेक्ट एडमिशन होता था। और प्राइवेट स्कूल में तो वैसे ही आप जाओ, एप्लीकेशन फॉरवर्ड करो, CV अपना, दे विल कॉल यू। इतनी मारामारी नहीं थी उस टाइम, अब जितना हो रहा है ना कोर्सेज एडमिशन के लिए इतनी मारामारी है, उसके बाद नौकरी के लिए है, फिर मार्क्स लेने के लिए है। 97-98% के बाद भी आप लोग नहीं सोच सकते कि एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिल्ली में तो ये हाल है। लेकिन मार्क्स कितने भी आए, यू शुड बी सेटिस्फाइड। सबसे ज़्यादा आजकल ये आ रही है प्रेशर पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए, आपकी तरफ से भी नहीं होना चाहिए। 96 नहीं आए, 90 आ गए, जितना आपका टारगेट है उससे 2-4 कम भी आ गए, तो ये मत सोचो कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, मेरा तो बेकार हो गया। डोंट गिव अप। ये आपका मेन माइंड क्लियर होना चाहिए कि डोंट, प्रेशर में कभी काम नहीं करना है। एम्स में देखा होगा आपने, डॉक्टर्स मतलब एम्स में एडमिशन के बाद MD के लिए बच्चा सुसाइड कर लेता है, सेकेंड ईयर में आके सुसाइड कर रहा है। एम्स में घुसना ही सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, इतना जो ऑल इंडिया नीट का एग्जाम है उससे भी अलग एग्जाम इसके लिए होता है, एम्स के लिए, और उसमें भी टॉप 50 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलता है। उसमें आने के बाद आप ऐसा स्टेप ले रहे हो, ठीक है। तो अपनी जिंदगी बचा के रखनी है। सबका, हर आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं बन सकता, ठीक है। तो एक बैकअप प्लान भी अपना सोच के रखो, ठीक है। हो जाए तो ठीक है, प्लान 1, नहीं तो प्लान 2 पे आ जाओ। कहीं ना कहीं मतलब हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, ये तो मानते हो ना। सारे अच्छे पढ़ाई में अच्छे तो हो नहीं सकते। किसी की पेंटिंग अच्छी है, पेंटिंग में बहुत अच्छा कैरियर है आजकल, आर्टिस्ट कोई कम थोड़ा ना है आजकल। 1-2 लाख की पेंटिंग बेचते हैं, एग्जीबिशन लगती है उनकी। हमारे अंजनी सर जो है कोई कम नहीं है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं।
पहले ग्रोवर सर थे, हाँ जी। उनकी एग्जीबिशन लगती है बाहर, अभी लंदन में एग्जीबिशन लगाई थी उन्होंने, 3 दिन एग्जीबिशन थी उनकी लंदन में। तो कैरियर बहुत है, लेकिन ये एड ऑन होगा आपका जो बेसिक नॉलेज आप लोग यहाँ ले रहे हो, कंप्यूटर। आजकल तो मल्टीमीडिया है, डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब वैसे स्केच ना करके आपका कंप्यूटर से रिलेटेड भी आप कर सकते हो। तो नए एडवांसमेंट तो आपके लिए है, बहुत है कैरियर। होटल मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन बैकअप सेकंड उसकी बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे प्लान के लिए। हर लाइन है। अब मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी कुछ करूँ आगे। अब इतने दिन रिटायर हो गए तो टाइम पास के लिए स्पोर्ट्स तो है ही, तो मैं भी सोच कई मतलब अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कई देख रहा हूँ मैं भी कुछ ना कुछ काम करने के लिए। बायोमास ब्रिक्वेट्स आजकल बहुत अच्छा बिजनेस आ रहा है, ठीक है। मशरूम कल्टीवेशन, मतलब कहीं ना कहीं रास्ते तो निकल आएंगे आप लोग के लिए, ये मत सोचो। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपका जो है ना एम, उस पर ज़्यादा फोकस करो पहले। और उसमें तो अभी तो एज भी नहीं आप लोग की, कर सकते हो। तो बहुत है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे सकते हाँ, हैं। कई अटेम्प्ट्स हैं आपके लिए, और नीचे से शुरू करोगे तो ऊपर तक चले जाओगे आराम से। एक सीढ़ी पे पहुंच गए, उसके बाद फिर अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारा। कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हो, ठीक है। लेकिन जो करो अच्छा करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड अच्छे से अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। मोबाइल में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, डोंट वेस्ट मच टाइम। स्कूल में अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का रिस्पेक्ट करिए। टाइम पे अपना हर काम टाइम से होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। जो भी आदमी ऊपर जाता है अच्छा करता है बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। जो करो अच्छे से करो। अब एक और एग्जांपल, एमएससी में हमारे 50 मार्क्स के पेपर होते थे और 2-3 दिन का गैप होता था, तो कई बार वो 50 नंबर की भी तैयारी नहीं होती थी। अब 1-2 एग्जाम में 45 मार्क्स का ही मैं तैयार करके गया और 45 में से 44 मार्क्स आ गया। जो मतलब कहने का मतलब ये, जो करो वो थॉरो होना चाहिए आपका। कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, उसमें कुछ ढील मत दो। जो करो एकदम दैट शुड बी 100%। 100% से कम में काम नहीं चलेगा। अपने एफर्ट तो पूरे लगाने ही हैं आपको, ठीक है। और दूसरा, पर्सनैलिटी, इंटरव्यू फेस करना है तो उसके लिए भी यू शुड बी, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज हैं जैसे यहाँ पे, वो ज्वाइन करिए। कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्जाम्स हैं आपका, इसका आईएएस सिविल सर्विसेज है, उसमें भी आपका इंटरव्यू बहुत तगड़ा इंटरव्यू होता है। प्राइवेट जॉब्स में भी है इंटरव्यू, आपका पूरा 1-1 घंटे का इंटरव्यू होता है। मतलब पूरा देख लेते हैं आपके अंदर क्या कैलिबर है, क्या कर सकते हो आप। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ो। इंटरव्यू फोबिया जो है ना वो निकालो। जैसे सर बीच में आपको 1-to-1 बुलाएंगे, तो उसमें जो डिस्कशन होगा उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। शर्माना नहीं है बस ये, कि मैं गलत बोल दूंगी तो क्या हो जाएगा। गलत बोलो, सही बोलो, बोलो, लेकिन बोलना जरूरी है। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सर कुछ पूछना था। सर आपके हिसाब से स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कितना इम्पोर्टेंट है? डिसिप्लिन तो बहुत है। टाइम मैनेजमेंट जो बोल रहा हूँ मैं, दैट इज डिसिप्लिन। दूसरा नाम उसका डिसिप्लिन ही है। डिसिप्लिन, आप मान लो सोच रहे हो 9 बजे मुझे सोना है, सुबह 5 बजे उठना है, 9 बजे नहीं आप 12 बजे सो रहे हो। एग्जाम के टाइम में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बैठ जाओ, पूरी रात बैठ के पढ़ते रहेंगे। होता है ना। एक दिन पढ़ के आप क्या कर लोगे। बेटे का मैंने एग्जांपल दिया, 9 बजे के बाद वो किताब नहीं खोलता था, चाहे एग्जाम हो या कुछ भी हो।
9 o'clock मीन्स 9 o'clock, उसके बाद बुक बंद। तो शुरू से ये रखो अपना। एग्ज़ाम में हम लोग ये वहाँ पे लेक्चर जब देते हैं 1-2 दिन पहले एग्ज़ाम से, एडमिट कार्ड जब डेफिनेटली ये बोलते हैं एग्ज़ाम से पहले आपको रात को 12 बजे के बाद नहीं सोना है। हार्डली 11-12 बजे आप सो जाओ, सुबह उठ के आप पढ़ लो 5 बजे। क्यों? पूरी रात आप नहीं सोओगे तो आपका दिमाग वैसे ही पजल रहेगा, पेपर में आप एकदम नर्वस हो जाओगे, जो आता है ना वो भी भूल जाओगे, और मॉर्निंग का जो पढ़ा हुआ होता है वो हमेशा याद रहता है। मैं भी देखा है, मैं से जो भी क्रैमिंग करनी है सुबह उठ के जल्दी, मैथ्स पढ़नी है तो रात का टाइम बेस्ट रहता है मैथ्स के लिए, जब एकदम साइलेंट एटमॉस्फेयर होता है, शांति, सब सो जाते हैं घर में, तब बैठ के मैथ्स करो। 11-12 का टाइम निकाल लिया ना एक बार, उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी और क्वेश्चंस निकलते जा रहे हैं, फिर इट विल टेक 2-3 बजे तक बैठे रहोगे आप। तो एग्जाम से पहले डिसिप्लिन तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं हो सकता। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड योर फोकस एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। हर जगह हर चीज, छोटी छोटी चीज ना काउंट होती है। और कुछ पूछना है किसी को सर से? थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप यहाँ पे आए, आपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेट किया, मार्गदर्शन किया इनका। वैसे तो सभी के सभी समझते हैं क्या लाइफ है, क्या एजुकेशन है, डिसिप्लिन क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, पर भैया कि धीरे धीरे सब कुछ भूल जाते हैं, फिर आपको दोबारा से याद दिलाना पड़ता है। तो सभी के साथ है, हमारे साथ भी था, आपके साथ भी है। तो ध्यान दीजिए सर की बातें, अगर कुछ आपके माइंड में सेट हुई हो उनको अमल में लाना और आगे उसको कवर करना। अभी सभी के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो इस टाइम पे ये चीज़ आपको बताई समझाई, ये बहुत ज़रूरी था। अब शायद आपके आगे एग्ज़ाम अच्छे जाए कि टाइमिंग क्या होती है स्टडीज़ की, कब सोना है, कब पढ़ना है, तो बहुत सब कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए हर चीज़ में। बिना डिसिप्लिन के आप कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। तो यही चीज़ समझाता था जो हम भी समझाते हैं, बट अब एक कहता है ना कि सर आए हैं आपको बता रहे हैं, तो अब कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों का, राइट? थैंक यू।